आइए सुनते हैं सत्यजीत रॉय द्वारा लिखी गई एक जासूसी कहानी। फेलुदा को एक खत मिलता है। खत लिखा है कलकत्ता के एक नामी रईस कैलाश चौधरी ने। कैलाश चौधरी चाहते हैं कि फेलुदा उनके घर पर उनसे मिलने आए। फेलुदा उनके घर जाते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं कैलाश चौधरी के भांजे अविनाश चौधरी। वो उन्हें एक कमरे में बिठाते हैं। फेलुदा देखते हैं कि उस कमरे में डाक टिकटों का बहुत ही अच्छा संग्रह है। वो उन्हें गौर से देखते हैं। फिर अविनाश चौधरी उन्हें कैलाश चौधरी के पास ले जाते हैं। कैलाश चौधरी 40-45 साल के पुरुष हैं और वो बहुत ही परेशान दिख रहे हैं। फेलुदा उन्हें अब उनका लिखा हुआ खत उन्हें देते हैं। कैलाश चौधरी उन्हें बताते हैं कि उनके पास एक बहुत ही कीमती पत्थर है जो उन्होंने एक जंगल में एक मंदिर से लिया था, और अब उन्हें एक धमकी भरा पत्र लिखा है कि उन्होंने जो गलती की है उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, और कैलाश चौधरी बहुत ही डरे हुए हैं। फेलुदा उनसे उस पत्थर के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं कि वो एक बहुत ही रेयर पत्थर है और उसकी कीमत कई लाखों में है। जंगल में उनके साथ 2 और लोग थे और उनका भाई था। उनका भाई अब विदेश में रहता है। कैलाश चौधरी बताते हैं कि उन्हें एक और खत मिला है जिसमें उन्हें उस पत्थर को विक्टोरिया गार्डन में लिली के पौधों के पीछे रखने के लिए कहा गया है और 2 दिन का वक्त दिया गया है। फेलुदा उस पत्थर को देखते हैं। पत्थर वाकई बहुत ही शानदार होता है। उसके बाद वो अविनाश चौधरी से मिलते हैं। अविनाश चौधरी उन्हें बताते हैं कि मामा कुछ दिनों से बहुत ही परेशान रहते हैं। मामा अकेले रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से उनका व्यवहार बहुत ही बदल गया है। उनके कमरे से कुछ चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें आती हैं। फेलुदा ऊपरी मंजिल में कैलाश चौधरी के कमरे की तरफ जाते हैं। उनके कमरे के पास ही उनके पिताजी का कमरा है जो असहाय स्थिति में पड़े हुए हैं। वो ना बोल सकते हैं ना ही चल सकते हैं। फेलुदा जब उन्हें देखते हैं तो वो उन्हें घूर घूर कर देखते हैं और चिल्लाने लगते हैं। कैलाश चौधरी बताते हैं कि उनका व्यवहार बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया है। कैलाश चौधरी के कमरे के ऊपर एक स्टोर रूम होता है। अविनाश चौधरी ने फेलुदा को बताया था कि मामा रात को बहुत ज़्यादा सीढ़ियों से ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं और छत पर टहलते रहते हैं। फेलुदा ये सब जांच पड़ताल करने के बाद वहाँ से विदा लेते हैं और सीधे विक्टोरिया गार्डन जाते हैं। 2 दिन तक वो वहाँ पर निगरानी रखते हैं। उन्हें वहाँ पर कैलाश चौधरी दिखते हैं, लेकिन कैलाश चौधरी उन्हें नहीं देख पाते। वो काफ़ी दूर से छुपकर उन पर नज़र रख रहे होते हैं। घर वापस जाते हुए फेलुदा के ऊपर एक तेज़ गाड़ी से हमला किया जाता है। वो बाल बाल बच जाते हैं। वो सीधे कैलाश बाबू के घर पहुंचते हैं। जब हम कैलाश बाबू के घर पहुंचे तो सीधे उनकी बैठक में चले गए और फेलुदा ने सोफे पर बैठे कैलाश बाबू से पहले सवाल किया, आपने क्या हम लोगों को नहीं देखा था? वे सकपका जैसे गए। बोले, आप लोग किस जगह नहीं देख सका? क्या कह रहे हैं आप? क्या विक्टोरिया मेमोरियल नहीं गए थे? मैं तो अब तक अपने शयन कक्ष में बिस्तर पर पड़ा चिंता से छटपटा रहा था। अभी अभी नीचे आया हूं। तो क्या आपका कोई जुड़वा भाई है? कैलाश बाबू अवाक हो गए। आपको ये बात मैंने उस दिन नहीं बताई थी। कौन सी बात? केदार के बारे में। केदार मेरा जुड़वा भाई है। कैलाश बाबू का चेहरा उतरा हुआ था। आपकी नज़र केदार पर पड़ी थी। वह वहां था? सिवा उनके और कोई नहीं हो सकता। सत्यानाश। दरअसल केदार की नज़र पहले पहल पत्थर पर पड़ी थी। मैंने मंदिर को देखा था, मगर देव मूर्ति के कपाल पर पत्थर को पहले केदार नहीं देखा था। एक तरह से डरा धमकाकर ही पत्थर मैंने ले लिया था। इतना ज़रूर मुझे मालूम था कि पत्थर अगर मेरे पास रहेगा तो बचा रहेगा। केदार लेगा तो उसे बेच डालेगा और पैसे फूंक डालेगा। इतना कीमती है, ये बात भले ही मुझे मालूम हो गई, पर केदार नहीं जानता। सच कहने में हर्जी क्या, केदार जब विदेश चला गया तो मेरे मन में निश्चिंतता का भाव पैदा हो गया था। मगर वहाँ रहकर हो सकता है उसे कुछ खास सुविधा नहीं हुई और यही वजह है कि वे लौट आया है। हो सकता है वे पत्थर को बेचकर कुछ नया कारोबार करना चाहता है।
वहां से निकलकर फेलुदा कैलाश बाबू के एक पड़ोसी परिचित के घर जाते हैं। 4 मंजिले की छत पर चढ़कर पूरब की ओर देखते ही कैलाश बाबू का मकान दिख पड़ा। 1 मंजिले के बगीचे से छत तक साफ साफ दिख रहा है। 2 मंजिले के कमरे में रोशनी जल रही है। मैं समझ गया कि जीने की बत्ती है। फेलुदा ने अपनी आंखों से दूरबीन लगाई। एक आदमी सीढ़ियां चढ़ रहा है। कौन है? कैलाश बाबू। वे कुछ देर तक खड़े रहते हैं और फिर फर्श पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद कैलाश बाबू कमरे की बत्ती बुझा देते हैं और नीचे की ओर चले आते हैं। फेलुदा ने बस इतना ही कहा, गड़बड़ गड़बड़ है। 10 मिनटों के अंदर ही हम कैलाश बाबू के घर पहुंचे। फेलुदा बिना घंटी बजाए अंदर चले गए और ये हमारा सौभाग्य था कि दरवाज़ा खुला था। सीढ़ियां चढ़कर जब हम अविनाश बाबू के कमरे के सामने पहुंचे तो हमारी आंखें पथरा गई। मेज के सामने एक कुर्सी उल्टी हुई है और उसकी बगल में अविनाश बाबू पड़े हैं। उनके दोनों हाथ पीछे की ओर बंधे हैं और मुंह में रुमाल ठुसा हुआ है। फेलुदा ने घुटने के बल बैठकर आधे मिनट के अंदर ही हाथ की रस्सी खोल दी और उसके मुंह में ठुसे हुए रुमाल को बाहर निकाल दिया। ओह थैंक गॉड! आपकी ये हालत किसने की? अविनाश बाबू हाफते हाफते उठकर बैठ गए और बोले, मामा ने, कैलाश मामा ने। मामा का दिमाग गड़बड़ा गया है। उस दिन आपसे ये बात मैंने नहीं कही। सवेरे मैं कमरे में बत्ती जलाकर काम कर रहा था। मामा ने कमरे के अंदर आते ही बत्ती बुझा दी। उसके बाद उनके माथे पर चोट थी। फेलुदा ने दौड़कर दराज खोलकर जो चीज़ बाहर निकाली वह था मलमल का वही बक्सा। खोलकर देखने पर पता चला कि पत्थर ज्यों का त्यों रखा है। अब अवनीश बाबू भी यहाँ उपस्थित हो गए। उनके चेहरे की हालत दयनीय थी। उन पर निगाह पड़ते ही फेलुदा ने पूछा, छत के कमरे की चाबी किसके पास है? वो तो मामा जी के पास है। छत पर चलिए। फेलुदा उन्हें खींचता हुआ अपने साथ ले गया। अंधेरी सीढ़ियां चढ़कर जब हम तीनों छत पर पहुंचे तो देखा छत का कमरा बाहर से बंद है। 4 बार अपने कंधे से दरवाजे पर धक्का लगाया और चौथे धक्के में कड़ियां उखड़ गईं। दरवाज़ा खुल चुका था। अंदर अंधेरा रेंग रहा था। हम तीनों कमरे के अंदर गए। जब धीरे धीरे आंखें अभ्यस्त हो गई तो देखा एक व्यक्ति अविनाश बाबू की तरह ही बंधी हुई हालत में पड़ा है। कौन है ये? कैलाश चौधरी या केदार चौधरी? फेलुदा ने रस्सी की गांठ खोली और उन्हें अपनी गोद में लेकर सीढ़ियां उतरने लगा। उसके बाद उन्हें कैलाश बाबू के कमरे में लाकर बिस्तर पर लेटाया। वह आदमी फेलुदा की ओर कटी फटी आंखों से ताकता हुआ बोला, आपने ही क्या? जी हाँ, मेरा नाम ही प्रदोष मित्र है। शायद आपने मुझे ही चिट्ठी लिखी थी, मगर आपसे ना भेंट हो सकी और ना ही जान पहचान। अवनीश बाबू, इनके लिए दूध का प्रबंध कीजिए। मैं अवाक होकर उस व्यक्ति की ओर ताक रहा था। फिर यही सज्जन कैलाश बाबू हैं? वे तकिए से टिककर सीधे बैठ गए और बोले, देह में ताकत थी इसीलिए जिंदा बच गया। दूसरा कोई होता तो इन 4 दिनों के दरमियान जिस दिन आपको मैंने चिट्ठी भेजी उसी दिन उसने कैद कर लिया, सो भी चाय में दवा मिलाकर मुझे बेहोश करके, वरना देह की ताकत से तो वो मुझे अपने वश में नहीं कर सकता था। गलती मेरी ही थी। लंबा चौड़ा हाँकना जैसे हम लोगों के रक्त में समा गया है। मैंने जबलपुर के मार्केट में 50 रुपए में एक पत्थर खरीदा था। पता नहीं क्या दुर्बुद्धि आई कि चांदा के जंगल के देव मंदिर की कहानी सुनाकर केदार को मैंने हैरत में डाल दिया। उसी दिन से उसने पत्थर के प्रति लोभ पैदा कर लिया। वे मेरे सौभाग्य को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मेरा बहुत कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता था। शायद यही सोचता था कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं। आंखों से देखने पर दोनों में कोई अंतर नहीं। फिर भी मेरा गुण, मेरा उपार्जन और मेरा भाग्य उसके गुण, उपार्जन और भाग्य से पीछे क्यों? वे खुद बेपरवाह और रेकलेस था। एक बार जाली नोट बनाने के मुकदमे में फंस चुका था। मैंने ही उसी किसी तरह बचाया था। मुझसे ही कर्ज लेकर विलायत गया। मैंने सोचा विपत्ति टली। यही 7 दिन पहले पिछले मंगलवार को घर लौटने पर मैंने पत्थर को गुम पाया। उसके बारे में याद ही नहीं था। नौकरों को मैंने मारा पीटा परंतु कोई नतीजा नहीं निकला। बृहस्पतिवार को सुबह
आपके पास पत्र भेजा और उसी रात वह आया। बाजार में पूछताछ करने पर उसे पता चला कि उस पत्थर की कीमत कुछ भी नहीं है। हालांकि उसने लाख रुपए का सपना देखा था। गुस्से में पागल हो गया। उसे रुपए की जरूरत थी, कम से कम 20,000 रुपए की। उसने मुझसे मांगा, मैं सहमत नहीं हुआ। इस पर उसने मुझे बेहोश कर कैदी बना लिया। कहा जब तक मैं रुपया नहीं दूंगा तब तक मुझे छोड़ेगा नहीं। इस बीच वे कैलाश चौधरी बनकर बैठा रहेगा और अदालत नहीं जाएगा, छुट्टी लेकर बैठा रहेगा। फेलुदा ने कहा, जब मैं आपकी चिट्ठी पाकर यहाँ आया तब से कठिनाई महसूस करने लगा। यही वजह है कि हमें 10 मिनट तक बिठाकर रखा और उस बीच उन्होंने एक धमकी भरी चिट्ठी और एक काल्पनिक शत्रु की कल्पना की। अगर वे ऐसा ना करते तो हमें संदेह होता। मेरे रहने से विपत्ति की आशंका थी। यही वजह है कि टेलीफोन पर धमकी देकर और हमें गाड़ी से दबाने की कोशिश कर उन्होंने हमें अपने रास्ते से हटाने चाहा। कैलाश बाबू की भौहों पर बल पड़ गए। मैं सोच रहा हूं कि केदार अचानक मुझे इस तरह छोड़कर कैसे चला गया। कल रात तक मैं उसे रुपया देने के लिए राजी नहीं हुआ था। वह क्या खाली हाथ ही चला गया? अवनीश बाबू दूध लेकर आ चुके थे। ये बात हमारे ध्यान में आई ही ना थी। अचानक उनकी चिल्लाहट सुनकर हम चिढ़ उठे। वे खाली हाथ क्यों जाने लगे? मेरी टिकट, मेरी कीमती विक्टोरिया की टिकट लेकर चलते बने हैं। फेलुदा ने फटी फटी आंखों से अविनाश बाबू की ओर ताकते हुए कहा, क्या लेकर चलते बने? ले गए। केदार मामा मुझे कंगाल बनाकर चले गए। आपने उस टिकट की कीमत कितनी बताई? 20,000। पर कैटलॉग जो बताता है उसके अनुसार की कीमत 50 रुपए से अधिक नहीं है। अवनीश बाबू का चेहरा लटक गया। आप में भी चौधरी वंश का रक्त है ना? आप भी शायद बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना पसंद करते हैं। फेलुदा ने ठहाका लगाते हुए अवनीश बाबू की पीठ पर एक धौल जमाया और कहा, परवाह नहीं। आपने केदार मामा को जो छकाया है उस पर सोचते ही आपको आनंद मिलेगा। खैर, अब दमदम हवाई अड्डे पर जरा फोन करके देखूं। ये अंदाज करके कि केदार बाबू भागेंगे, एयर इंडिया को जब मैंने फ़ोन किया तो पता चला आज ही के लिए उन्होंने बुकिंग कराई है। चूंकि वहां पुलिस रहेगी तो भागने का कोई उपाय नहीं। सौभाग्य कहिए कि तपेश की कुहनी छिल गई और डेटॉल से संबंधित बातों के कारण उन पर मुझे पहले से संदेह हुआ था। केदार बाबू की गिरफ्तारी में कोई परेशानी नहीं हुई। अवनीश बाबू को भी उनकी 50 रुपए की टिकट वापस मिल गई। फेलुदा को जितना पैसा मिला उससे हम लोगों ने 3 दिन तक रेस्तरां में खाना खाया और 2 सिनेमा देखे। फिर भी उनकी जेब में कुछ रुपए रह ही गए।